आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। आज लखीमपुर खीरी में लोहिया भवन पर संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि सुधीर विद्यार्थी जी, उन्होंने संविधान के हवाले से अपने विचारों के मुताबिक संविधान की व्याख्या की, जंगे आज़ादी पर रोशनी डाली, शहीदान वतन के हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। काफ़ी तफसीली तौर पर उन्होंने आज के इस मौके पर संविधान की बातें की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ, किसी से पढ़ा भी नहीं है। मैंने मान किया था शनान जी को, मुझे विषय नहीं और विषय से अलग हटके थोड़ा बोलना ठीक ठाक अधिक रूप से यहाँ बात करना है वही। मेरी राय कई मसलों में थोड़ी भिन्न भी हो सकती है। अगर आप इससे बात ना करें तो कोई फर्क और बहस कर सकते हैं। संविधान निर्माती सभा थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारंभ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ये बहुत बड़ी सभा बनाई गई थी कि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व को मिल सके। हम शुरुआती चलिए यहाँ से करते हैं कि तर्कपूर्ण बात, तर्कपूर्ण बहस, एक तर्कपूर्ण पक्ष भी इसमें आता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही वो मूल्य, वो परंपराएं, वो आचार संहिता, वो संहिताएं चली गई जिनको संविधान में प्रविष्टि दी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम कोई संगठित आंदोलन नहीं। वे लोग ये भी कहते हैं कि उस समय के आंदोलनकारी जो थे या जो क्रांतिकारी थे, उनके भीतर संपूर्ण भारत की या भारत कैसा बनेगा इसकी कोई परिकल्पना नहीं। हम समझते हैं बात एकदम निराधार। आजादी की लड़ाई तो तभी शुरू हो गई जब अंग्रेजों ने इस जमीन पर अपने कदम रखे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिरोध वहीं से शुरू हुआ। ये अलग की बात है कि 1857 में बड़ी लड़ाई के रूप में हमें दिखाई देता है और शायद इसलिए भी दिखाई देता है कि इतिहासकार अपनी सुविधा के लिए चीजों को विश्लेषित करने के लिए एक सीमा रेखा खींची और वो सीमा रेखा 1857 है। अगर 1857 कोई पहला स्वाधीनता आंदोलन या महायुद्ध मान लिया जाए तो 1946 की नौसेना की बगावत तक कितने सोपान तय किए गए आंदोलनकारी द्वारा, स्वाधीनता आंदोलन इस सेनानियों द्वारा या क्रांतिकारी द्वारा। 1940 की नौसेना की बगावत तक जाके हम 1857 को लें। हम इतिहास के प्रति बहुत बेपरवाह, यहाँ तक हम कह सकते हैं बेरहम लोग। नाना साहब के सहयोगी थे बड़े 57 के अजीमुल्लाह। नाना साहब के केस की पैरवी करने वकील के रूप में तो इंग्लैंड तक गए थे। उनका एक गीत है, हिंदुस्तान के किसी संग्रहालय में, किसी लाइब्रेरी में, किसी आर्काइव में उनकी सुरक्षित नहीं, लेकिन जिन्होंने हमें गुलाम रखा, जिनके खिलाफ हमने प्रतिरोध किया, वो भी इंग्लैंड की संग्रहालय में बयान आजादी में छपा था। वो भी मात्र एक उस गीत की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद होनी चाहिए लेकिन याद नहीं रहती हैं। उसकी 2-3 पंक्तियां सुनाना चाहते। देखिए कि कैसी परिकल्पना। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। इतना कदीम, इतना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरतेज से
गंगो जमन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत है पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता है सागर का नकारा, इसकी खानें उगल रही हैं सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का है दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से उसने ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथ उसने प्यारा वतन हमारा। पहली बार शहीद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिर्फ हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा, इससे सलाम हमारा। ये हिंदुस्तान के क्रांतिकारी 1957 सर्कल था, हम इसे संरक्षित नहीं रख पाए। बयान आजादी के उस अंक की एक प्रति अखबार इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है, हिंदुस्तान में। तो ये जो मूल्य तय हुए हैं कि हमारा आपसी भाईचारा हो, बराबरी हो, शोषण के विरुद्ध संघर्ष हो, ये निरंतर स्वाधीनता आंदोलन के दौरान में तय हुआ। लेकिन गांधी से पहले 63 वर्ष तक आजादी का संग्राम वो लोग करते ही नहीं रहे, उसमें बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां देने वाले क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी और सिर्फ क्रांतिकारी। गांधी जब आए और एक नए ढंग का नारा दिया सहयोग का, तो भारतीय क्रांतिकारी के लिए समझाया कि ये भारत क्या इसके जरिए आजादी प्राप्त की जा सकती है, तो हम इस सवाल ही निशान प्राप्त करेंगे। और ऐसे हुआ एक क्रांतिकारी ने भी सोचा कलकत्ता की मीटिंग बुलाकर कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि गांधी के आंदोलन को धैर्यपूर्वक देखा, धैर्यपूर्वक देखा, लेकिन असहयोग की समाप्ति इतनी निराशाजनक हुई, इससे केवल क्रांतिकारी ही निराश नहीं हुए, बल्कि गांधी के सहयोगी जन मोतीलाल नेहरू निराश हुए या जवाहरलाल नेहरू सारे लोग निराश हुए। हम संविधान को पवित्र पुस्तक न बनाए, हम संविधान को आसमानी पुस्तक न बनाए, हम संविधान की सारी संहिताओं से पूरी तरीके से सहमत हों, लेकिन इतना जरूर है कि हम स्टेट की उस बात का जो संविधान के मूल दर्ज है उसको ध्यान देना और विश्लेषित करना, और आज के संदर्भ में आजादी के साथ बहुत जरूरी है। जातीय आधार पर बरेली, बीसलपुर और पीलीभीत ऐसा इलाका है, पूर्वी बहुल इलाका है, और इस पूरे क्षेत्र में बदायूं से लेके पूरे क्षेत्र में जितने जमींदार कायस्थ हुआ करते थे, जमींदारियां खत्म हो गई, जमीनें बिक गई, संतानें नौकरी में चली गई, तो कायस्थ बरेली में सिमट गए। तो बरेली में भी कायस्थों की आबादी काफी है। तो तुष्टिकरण केवल हिंदू मुसलमानों के बीच ही नहीं होता, अन्य जगहों में भी होता है। बरेली में कोई ना कोई सांसद पूर्वी जरूर है, भले कोई काम करे या ना करे, लेकिन एक विधायक कायस्थ है, जो कायस्थों की आबादी है, उनको भी कुछ करना। ये बात सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से हमारे भारतीय संविधान की उपेक्षा, अवहेलना और उसका अपमान हो रहा है, बरेली के सांसद ने शपथ लेने के तुरंत बाद कहा जय हिंदू राष्ट्र। कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को ये तो आपत्ति है कि राहुल गांधी संविधान के प्रति एक हाथ में ऐसे दिखाते हैं, ये आपत्तिजनक हो। लेकिन अगर जय हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, बाकायदा कही जाती है, रिकॉर्डेड बात है, तो उसमें ना सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, ना लोकसभा के अध्यक्ष को संज्ञान लेता है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, ऐसी सरकार केंद्र में आ गई है, लंबे समय से हम जैसे देखो कोई बड़ा संकट खड़ा हो गया, एकदम स्पेस खत्म हो गया, कहीं नहीं लिख सकते, कोई गुंजाइश नहीं। अखबार के मालिक इतने डरने लगे हैं कि हमारी लिखी हुई कोई बात सत्ता और व्यवस्था विरोधी, हम तो हर सत्ता के विरोधी हैं। केंद्र में कितनी ही कैसी सरकार पहुंच जाए, चाहे समाजवादी विचारों की सरकार क्यों ना हो। मुझे याद है बनारसी चतुर्वेदी जो बड़े लेखक थे, क्रांतिकारी शो वर्मा, जिन्होंने भगत सिंह के साथी जनकाला पानी होता सीपीएम के लिए काम करते हैं, बहुत समय तक चतुर्वेदी ने उनके लिए कहा था कि भले सीपीएम की सरकार केंद्र में पहुंच जाए, लेकिन हमें भरोसा है कि शो वर्मा फिर भी विपक्ष नहीं बने रहे।
लेखक की भूमिका हमेशा विपक्ष की भूमिका होगी, वो सत्ता और व्यवस्था के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अभी हरजीत जी ने नाम नहीं बोला, मैं परिचय पढ़ते हुए साहित्य भूषण सम्मान की चर्चा की जो मुझे मिला, घोषित हुआ, मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं संदिग्धों की सूची में कैसे आ गया उत्तर प्रदेश वाला। मैं तो व्यवस्था में नहीं लेता, 2.5 लाख रुपए का सम्मान, 1,000 रुपए का सम्मान और एक शाल एक माला पर कोई भी लेकर दौड़ा चला जाता है कहीं सत्ता व्यवस्था है। हमें याद है क्योंकि आपकी पार्टी का मामला है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे तो अभी भी हुआ है, लेकिन तो और भी हुआ थे। एक रंगनाथ मिश्र के साहित्यकार, इनके बाद हमारे जैसे सभी का और भी ज्यादा समय चमकता, उनको कोई सम्मान दिया गया तो उन्होंने सम्मान लेने के वक्त यानी लेने के बाद तुरंत बाद नहीं पर अखिलेश जी के पैर पकड़ लिए। वो फोटो अखबार में छपा, अखिलेश उनको रोक रहे हैं, ऐसा नहीं अखिलेश यादव उनको रोक रहे हैं। और अखबार में छपा था कि राजनीति के चरणों में लौटता साहित्य। तो साहित्यकारों ने अपनी भूमिका तब्दील कर दी। अच्छा, ये कोई आधुनिकता बोध नहीं है। मैं कहूँ कि मैं मार्क्सवादी हूँ, मैं कहूँ कि मैं प्रगतिशील हूँ, मैं आधुनिक लेखक हूँ, मेरे भीतर आधुनिक चेतना है, प्रगतिशील चेतना है, ऐसा नहीं। आज के समय के बहुत सारे लेखक तभी बन सकता है जो साधु सन्यासी उस अर्थ में नहीं, गूढ़ अर्थ में नहीं, जब बिल्कुल संत हो तभी भी लेखक कभी बन सकता। मोहनदास भक्त कवि थे। अकबर के समय, अकबर का कितना बड़ा साम्राज्य था, तो साम्राज्य सेमेंट के बहुत बड़ा। सम्राट अकबर ने बुलाया मोहनदास को, मोहनदास चले तो गए, तो दुख हुआ, लौट के आके उन्होंने कवित्व लिखा। तब तो मार्क्सवाद कहीं नहीं था, तब तो प्रगतिशील चेतना कही जाने वाली चेतना कहीं नहीं थी। इधर बीच रूप में सारी चीजें विद्यमान है, वो कब प्रकट होती है कोई अर्थ पक्ष। मोहनदास ने लौट के लिखा, जाको मुख देके दुख उपजन, ताको करवे परी सलाम, आपत जात कन्हैया टूटी, बिसर गए है नाम, संतन को कहा सीकरी सुना। सीकरी से मतलब आसानी, संतों को सीकरी से क्या करो। तो आज सत्ता और व्यवस्था जिस तरीके से लोगों को पुरस्कृत कर रही है और लेखक रचनाकार उसकी तरफ किस तरीके से दौड़े चले जा रहे हैं, ये बहुत दुखद परिदृश्य है। पतन केवल राजनीति के नहीं हुआ, हर क्षेत्र में समान रूप से चीजें वितरित हुई है। ऐसा लग रहा है कि पतन का पेटेंट हर आदमी निकाला रखा है, पेटेंट निकाला रखा है, हम संस्थान का 2.5 लाख का पुरस्कार घोषित हुआ, मेरे अखबार में छपा, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कार्ड आ गया, होटल बुक हो गया, कमरा नंबर लखनऊ बुक हो गया, दूरदर्शन से फोन आ रहे हैं कि आपका इंटरव्यू करना है, आप किस समय होटल पहुंच सकते। सोचने की बात, हमारे सारे शहीदों के अधिकारी राजनीति और धर्म को अलग करने की बात करते रहे, वो अलग तो नहीं हुआ और अब तो धर्म जो है वो राजनीति कुर्सी पर जाकर बैठे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भी एक मटके महान फैला कर, तो धर्म और राजनीति की जो जुगलबंदी है इस समाज को कहां ले जा रही है आप देख रहे हैं। संभल हो रहा है, कहीं भी हो सकता है, बालू बिछ गई है और वो गांव बिछली हुआ खतरनाक। हम पराजित नहीं हुए, हम तो लेकर हम शहीदों क्रांतिकारियों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो संविधान लिखी गई, उससे पहले जमीन पर खून से वो शहीदों क्रांतिकारी लिखे। संविधान तो बात पूछी गया, पराजित हमारे देश के शहीद और क्रांतिकारी जो धर्म और राजनीति का प्रतीकरण करते रहे, लेकिन धर्म राजनीति कुर्सी पर जाकर बैठ गया और वही सारी चीजों को संचालित किया। मेरे सामने बड़ा सवाल आया कि हमें 2.5 लाख का पुरस्कार लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ग्रहण करें या न करें। अगर हम पुरस्कार लेते हैं फिर अशफाक भगत सिंह की किताबें अपनी फाड़ के फेंक दें, उसके बाद जाएं तो पुरस्कार मिले। अंततः एक क्षण में निर्णय कर दिया कि मुख्यमंत्री जहाज से पुरस्कार मिले। संस्थाओं को संविधान में सारी चीजें नहीं, संस्थाओं को स्वायत्त नहीं रहने दिया गया।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार क्या उत्तर प्रदेश या देश के किसी वरिष्ठ हिंदी लेखक के हाथों से रचनाकारों को नहीं दिलवाया जा सकता? लेकिन नहीं, सारी संस्थाओं को नष्ट कर दूंगा। मतलब 10 से 11 वर्षों में तो ऐसा हो गया है कि चाहे वो चुनाव हो, आपके सामने आप सारे समझदार लोग हैं, कुछ बचा नहीं, न्यायपालिका नहीं बची। न्यायपालिका और सत्ता और व्यवस्था यानी सरकार के अंतर संबंध किस तरीके से पिछले लोगों को उजागर होकर सामने आए, शर्मनाक ढंग से आए। इस नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्था नेहरू ने स्थापित की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुक फेयर पुस्तक मेलों का आयोजन करती है, उसमें वहां ऐसे ऐसे लोग बैठा दिए गए हैं कि अब स्वतंत्र रूप से कोई पुस्तक आती है, अगर क्रांतिकारी चेतना की है, सामाजिक चेतना की है, तो वहां से नहीं चलती। संविधान को भी अपनी कसौटी पर पवित्र पुस्तक पर बनाई, लेकिन संविधान में जो चीज अंतर नहीं कर सकती वही पुस्तक है। छपे हुए काले अक्षर है, और काला अक्षर कई बार भैंस बराबर होता है गैर पढ़े लिखे की, लेकिन वो इसलिए भैंस बराबर है अगर उस लिखित इबारत का निष्पादन जमीन पर नहीं हो रहा है, ये जिम्मेदारी पहले सरकार की बनती है। उसकी कविता है संविधान, ये पुस्तक मर चुकी, इसके लफ्जों में मौत की ठंडक है और एक एक पन्ना जिंदगी के अंतिम फैसला पल जैसा भयानक। ये पुस्तक जो बनी थी, मैं एक पशु था, सोया हुआ पशु, और जब मैं जागा तो मैं इंसान बनने तक ये पुस्तक मर चुकी। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक पूर्व एमएलसी, सीनियर अधिवक्ता, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शशांक यादव जी, और ये प्रोग्राम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामपाल यादव जी की सदारत में हुआ। इस मौके पर जनपद के अधिवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले अधिवक्ता हैं, उन्होंने शिरकत की और कमोबेश 1.5 घंटा तक ये प्रोग्राम होता रहा। हमने आपको इस प्रोग्राम का पूरा कवरेज आप तक पहुंचाया। आप आज के जो मेहमान ख़ास थे उनके विचारों से किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। आपसे गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी और मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।